केस ला है रिलेटेड कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के रिलेटेड है। टाइटल केस का है PN दूधा वर्सेस VP शिवशंकर एंड अदर्स। साइटेशन 1988 AIR 1208। सुप्रीम कोर्ट का केस है जिसमें जजेस जो एस रंगनाथन और एस मुखर्जी हैं। इसमें जो पिटिशनर है PN दूधा और रिस्पोंडेंट VP शिवशंकर जो लॉ मिनिस्टर थे हैदराबाद के। तो एक मीटिंग थी बार काउंसिल हैदराबाद में जहाँ पे लॉ मिनिस्टर VP शिवशंकर थे। वहाँ पे उन्होंने एक स्पीच दी थी। उसके बाद वो स्पीच न्यूज़पेपर में आई थी। इसमें ऐसे कुछ वर्ड्स थे जिनको लेकर जो पिटिशनर हैं PN दूधा उन्होंने प्रे किया सुप्रीम कोर्ट से कि इन्होंने जो स्पीच दी है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आता है और अंडर सेक्शन 15(1)(a)(b) और रूल 3(a)(b)(c) जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 है उसके अंतर्गत इनके खिलाफ प्रोसीडिंग चलाई जाए। फैक्ट्स इस केस के ये हैं। श्री P शिवशंकर जो लॉ मिनिस्टर और कंपनी अफेयर मिनिस्टर थे उस टाइम पे, उन्होंने एक स्पीच दी थी बार काउंसिल ऑफ हैदराबाद की मीटिंग में। इस मीटिंग में जो स्पीच दी थी इस पर पिटिशनर एलिगेशन लगाई कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो VP शिवशंकर ही हैं, उन्होंने डेरोगेटरी स्पीच दी, डेरोगेटरी स्टेटमेंट दी जो सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी को अफेक्ट करता है और उन्होंने अनडिग्निफाइड लैंग्वेज यूज़ करी है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। उसके बाद जो पिटिशनर हैं उन्होंने अप्रोच किया है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को और अटॉर्नी जनरल को और उनसे कंसेंट मांगा कि जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग है उनको आगे चलाई जाए, लेकिन अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ने इससे डिक्लाइन कर दिया कंसेंट देने से। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि इनकी कंसेंट क्यों ज़रूरी है, तो इसके लिए हम चलते हैं सेक्शन 15 पर। सेक्शन 15 जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 का, वो कहता है कि जब कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाती है तो या तो सुओ मोटो लेगा कोर्ट खुद, या तो फिर अटॉर्नी जनरल या फिर सॉलिसिटर जनरल का कंसेंट होना चाहिए, तब जाके प्रोसीडिंग चलेंगे। तो रूल 3A जो इस एक्ट का है सेक्शन 15 का, वहाँ पे कहते हैं कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में ये इनिशिएट करनी है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग तो वहाँ पे या तो अटॉर्नी जनरल का या फिर सॉलिसिटर जनरल का कंसेंट होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर सेक्शन 15 आता है इस केस में। लेकिन इस केस में जब पिटिशनर सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल के पास पहुँचता है, उन्होंने कंसेंट देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम कंसेंट नहीं दे रहे हैं आपको इस प्रोसीडिंग के लिए। यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस आते हैं कि AG का कंसेंट यानी अटॉर्नी जनरल का कंसेंट क्यों चाहिए। ये इसलिए भी है क्योंकि हमें कोर्ट का टाइम ज़ाया ना किया जाए, इसलिए पहले जो है अटॉर्नी जनरल से इसकी कंसेंट ली जाती है। उसके साथ साथ ही दूसरा क्वेश्चन ये कि अगर अटॉर्नी जनरल कंसेंट देने से इनकार कर देता है तो उस स्थिति में क्या होगा। वैसे तो AG ने अगर डिनाई कर दिया कंसेंट देने से तो मैटर वहीं पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर भी जो कंप्लेनेंट है वो प्रोसीडिंग कराना चाहता है तो वो ये मुद्दा जो है वो कोर्ट के नोटिस में ला सकता है और कोर्ट इस पे सुओ मोटो ले सकती है। इसके बाद जो एप्लीकेशन फाइल करी गई, कंटेम्प्ट एप्लीकेशन फाइल करी कंप्लेनेंट ने अंडर सेक्शन 15(1)(a and b ऑफ द एक्ट विद एक्सप्लेनेशन 1 and रूल 3(a)(b and c ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1975, उसमें पार्टीज बनाई P शिवशंकर को जिसको रेस्पोंडेंट नंबर 1 और उसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को भी पार्टीज बना दिया। इस एप्लीकेशन के बाद जब नोटिस रेस्पोंडेंट नंबर 1 के पास पहुंची तो रेस्पोंडेंट नंबर 1 ने अपने एफिडेविट में इस नोटिस के रिप्लाई में ये स्टेट किया कि जो स्पीच उन्होंने मीटिंग में दी थी वो तीनों ऑर्गन्स हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन, उसकी अकाउंटेबिलिटी पे उन्होंने कमेंट करे थे, तीनों ऑर्गन्स और उनकी थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशन पर उन्होंने कहा था। तो इसके बाद उन्होंने ये भी स्टेट किया कि उनकी कोई भी इंटेंशन नहीं थी कि वो कोर्ट को डिसरेस्पेक्ट करें। उनके लिए जो कोर्ट की इज़्ज़त है और वो उनकी इंटेंशन नहीं थी कि वो डिसरेस्पेक्ट करे इसको। उसके साथ साथ में उन्होंने ये भी लिखा कि ये जो प्रोसीडिंग आप मेरे खिलाफ चला रहे हैं ये मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अटॉर्नी जनरल या फिर सॉलिसिटर जनरल का कंसेंट नहीं है, इसलिए ये मेंटेनेबल है ही नहीं पिटीशन, ये भी उन्होंने कहा।
इसी टाइम के दौरान RN त्रिवेदी जो एडवोकेट थे, उन्होंने क्लेम किया कि उन्हें राइट है पार्टी बनने का, और उन्होंने स्टेट किया जो अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को इस केस में पार्टी बनाया गया है वो नहीं बनाना जाना चाहिए था, क्योंकि सेक्शन 2C ऑफ एक्ट के अंडर ये आता नहीं है कि अगर अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज न करे तो उसको कंटेम्प्ट नहीं कहा जाएगा, क्योंकि सेक्शन 2C में जो डेफिनेशन है कंटेम्प्ट की वो डिफरेंट है। इसलिए यहाँ पे जो पार्टीज़ में नाम लिखा गया है AG और सॉलिसिटर का वो नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट करने से मना कर दिया और जो पेटिशन फाइल करी गई थी वो भी डिसमिस कर दी। इसके साथ साथ जो एप्लीकेशन RN त्रिवेदी एडवोकेट ने फाइल करी थी उस एप्लीकेशन को भी डिस्पोज ऑफ कर दिया। जुडिशल सिस्टम या जजेस के खिलाफ कोई क्रिटिसिज्म करे और वो क्रिटिसिज्म एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में रुकावट पैदा करता है, उसको क्षति पहुंचाने का काम करता है, वो अमाउंट करेगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्रिटिसिज्म तब तक कंटेम्प्ट नहीं है जब तक न वो रुकावट पैदा करे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में। अगर वो फेयर क्रिटिसिज्म है तो उसको कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में नहीं लाया जाएगा। इस केस में कोर्ट ने एग्जामाइन की थी, फिर सारी स्पीच, एंटायर स्पीच वाज एग्जामाइंड। जो स्पीच पी शिवशंकर ने मीटिंग में दी थी उस पूरी स्पीच को एग्जामाइन किया था, और उसके बाद ये पाया गया था कि जो एंटायर स्पीच थी वो किसी सिलेक्टिव ऑडियंस के लिए थी, उनको एड्रेस कर रहे थे। इसलिए पूरी स्पीच को एग्जामाइन करने के बाद ये पाया गया कि ये कंटेम्प्ट नहीं था। जो इश्यूज़ थे इस केस में वो ये हैं कि जो अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को पार्टी बनाया गया था कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में, क्या उनको बनाया जा सकता है, पार्टी बनाया जा सकता है कंटेम्प्ट एप्लीकेशन में। और दूसरा इशू ये था कि जो स्पीच श्री पी शिवशंकर ने दी थी वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है कि नहीं है। तो ये दो इश्यूज बने थे। कोर्ट ने पॉइंट आउट किया कि जजेस और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ओपन है पब्लिक क्रिटिसिज्म के लिए और पब्लिक स्क्रूटिनी के लिए। जजेस की एक जवाबदारी है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, और जजेस जब अपनी ओथ लेते हैं कि बिना किसी डर के, बिना किसी फेवर के वो अपहोल्ड करेंगे और डिफेंड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, तो वहाँ पे उनकी जवाबदारी बनती है जो फेयर क्रिटिसिज्म तक है सीमित रहेगा। इसके साथ साथ अगर कोई ऐसा क्रिटिसिज्म है जो हैम्पर करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को, जो रुकावट पैदा करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में, वहाँ पे लायबल रहेगा कंटेम्प्ट के लिए। ये दिमाग में रहना चाहिए कि इस केस में जो शिवशंकर ने स्पीच दी थी वो एक सिलेक्टिव ऑडियंस के लिए थी, और पूरी स्पीच को एग्जामाइन करने के बाद ये पाया गया कि ये कंटेम्प्ट नहीं था। और इसके साथ साथ जो एफिडेविट फाइल करा गया था रिस्पोंडेंट ने, उसमें भी उसने लिखा था कि कोई भी इंटेंशन नहीं थी कि कोर्ट के खिलाफ उनकी डिसरेस्पेक्ट हो, ऐसी कोई इनकी इंटेंशन नहीं थी। तो उसको ध्यान में लिया कोर्ट ने, और उसके साथ साथ ये पाया कि वहाँ पे कंटेम्प्ट नहीं हुआ था। इसके साथ साथ इसमें बाकी इश्यूज भी देखे गए, डिस्कस किए गए, और उस पर कंक्लूजन दिया कोर्ट ने कहा कि जो पिटिशन इसमें फाइल करी गई थी अंडर सेक्शन 15(1)(c) विद रूल 3A, B एंड 3C वो प्रॉपर नहीं थे। पिटिशन वाज नॉट इन प्रॉपर फॉर्म, क्योंकि अंडर दीज सेक्शंस पिटिशन तभी फाइल करी जा सकती है जब कंसेंट मिलेगा आपको अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल का। लेकिन इस केस में अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ने कंसेंट नहीं दिया था, तो पिटिशन प्रॉपर फॉर्म में नहीं थी। पहला ये उन्होंने डिस्कस किया। इसके साथ साथ जो रिस्पोंडेंट जिसके खिलाफ एलिगेशन थी कि वो गिल्टी हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, उनके अलावा जो नाम ऐड किए गए थे इस पिटिशन में वो डिलीट कर देने चाहिए थे। और ये भी डिस्कस किया गया कि जब अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ने रिफ्यूज़ किया था कंसेंट देने से, तो उस स्थिति में ये जो डिसीजन है उनका डिनाई करने का अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल का, इस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं लिया जा सकता। तो इस केस में जो पिटिशनर के पास रेमेडी बचती है कि वो कोर्ट में अप्रोच करे रूल 3A में। इस केस में जो पिटिशन फाइल करी गई थी वो सिर्फ
एक इन्फॉर्मेशन थी अंडर रूल 3A, क्योंकि पिटिशन तभी होती जब कंसेंट मिलता है, लेकिन इसमें कोई कंसेंट नहीं था, इसलिए इसको एक से इन्फॉर्मेशन लिया जाएगा कि एक इन्फॉर्मेशन दी गई कोर्ट को कि कंटेम्प्ट हुआ था, तो उसमें कोर्ट की मर्जी है कि वो सुयोमोटो लें उस पर या न लें। तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं थी कि प्रोसीडिंग चलाई जाए रेस्पोंडेंट नंबर के खिलाफ, रेस्पोंडेंट नंबर 1 के खिलाफ। तो इसलिए जो कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया था पिटिशन को। ये था केस PN डूडा वर्सेस VP शिवशंकर एंड अदर्स कंटेम्प्ट ऑफ प्रोसीडिंग को लेकर।